आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। जी, सबसे पहले आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। जितना जल्द हो आप सभी लोग ज्वाइन कर ले। जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। जितना जल्द हो आप सभी लोग ज्वाइन कर ले, क्योंकि आज हम लोग जो है पेपर 8 जो है हमारा पेपर F8 उसके जो है यूनिट 1 यानी कि जो है जो हमारा यूनिट 1 है वो आज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि कल हमने जो है उस पेपर में जो है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो है बात किया है। जैसे कि आपके जो भाषा थे उसके ऊपर भी बात किया था, प्रकृति के ऊपर भी बात किया था, और आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं उसी यूनिट के जो है पॉइंट 3 के ऊपर। और आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी, आप सभी लोगों को गुड इवनिंग। जितना जल्द हो आप सभी लोग ज्वाइन कर ले, क्लास को लाइक कर ले, सेशन को लाइक करें, और साथ ही साथ आप सभी लोग अपने ग्रुप में शेयर करें। मैं आपको बता दूं कि आज आपके जो है डीएलएड फर्स्ट ईयर यानी 2022 से 24 सेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, जिसमें आपको सारी अपडेट जो है टाइमली जो है किया जाएगा। क्या होगा कि उसमें आपको केवल वही मैसेज जाएंगे जो आपके ज़रूरत की चीज़ें होगी। साथ ही साथ आपको सारे क्लासेस के जो है उसमें आपको लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे। जी, तो आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको जो है मैं इस वीडियो के नीचे भी दिलवा दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके जी, तो मैं जो बात कर रहा था कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज हम जो है जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं ना, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 प्रश्न फिक्स है। जो दोनों नाम देख रहे हैं ना यहाँ पर, एनसीएफ 2005 और बीसीएफ 2008, यह टॉपिक जो है सबसे पहले जानने कहाँ कहाँ आपको पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसको जो है जितना जानना है आपको डीएलएड में, वो सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ कराऊंगा। ऐसे जब सीटेट की क्लासेस चलेगी तो ये सभी चीज़ों के ऊपर पार्टिकुलर आपके चलेंगे, पार्टिकुलर टॉपिक चलेंगे, तो उसमें सारे कंसेप्ट जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यह दोनों टॉपिक जो है आप सभी लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एनसीएफ 2005 और आपके बीसीएफ 2008 ये दोनों टॉपिक के ऊपर जो है मोर देन क्वेश्चन जो है आपके सीटेट, आपके जो स्टेट होते हैं या जो आपके यूपी टेट हो गए, DSSS कोई भी हो गया, केवीएस हो गया, टीआरजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, सभी क्षेत्र में जो होता है आपके जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये दोनों टॉपिक जो है काफ़ी बेहतर है, बारीकी से आपको पढ़ना है। ऐसे में आपको बता दूं कि अभी हम जो चीज़ें आपको बताने वाले हैं वो आपको जो है लिमिट तौर पर ही बताएंगे, क्योंकि जो हमें इस चीज़ में जानना है, इस जो टॉपिक में हमें जानना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इसके विशेषता, उसके उद्देश्य से भी मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो देखिए, सबसे पहले आप लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं आती है तो नहीं कीजिएगा। ओके जी, तो अभी हम जो है बात कर रहे हैं आपके डीएलएड फर्स्ट ईयर 2022 से 24 सेशन के क्लास के ऊपर, जिसमें हम लोग जो है पेपर F8 की बात करेंगे। F8 पेपर की यूनिट 1 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है आपको इस पेपर का नाम याद होना चाहिए कि पेपर का नाम क्या है। F8 है हिंदी का शिक्षण शास्त्र प्रथम प्राथमिक स्तर। इसमें जो है आपको हिंदी के बारे में पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, यह पेपर और आपका जो पेपर F5 है, वह दोनों पेपर जो है आपस में आपका मिलता जुलता है, तो आप दोनों पेपर को जो है समझ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जितने भी आपने क्लास नहीं देखा है प्रीवियस, सारे प्ले लिस्ट में आपको बने हुए हैं। सारे वीडियो का लिंक जो है आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ जो है आप सभी लोग प्ले लिस्ट में जाकर जो है देख सकते हैं। बेहतर क्लासेस सभी क्लास को कीजिएगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कौन कौन से जो है पेपर का यूनिट 1 जो है पूरी तरह से कंप्लीट किया है, बेसिक डिटेल और बेहतर तरीके से, उसके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं, फिर हम लोग टॉपिक के ऊपर आएंगे। तो देखिए, हमने जो है पेपर F1 का जो है यूनिट 1 पूरा तरह से कंप्लीट कर लिया है, देख रहे हैं ना, पेपर का F1। फिर हमने जो है पेपर F2 का यूनिट 1 कंप्लीट किया है पूरा। तब हम बात कर ले F3 का कंप्लीट हो चुका है, F4 का आपका हो चुका है, F5 का हो चुका है, F6 का हो चुका है, F7 का हो चुका है, F8 जो आज आपका चल रहा है यह आज आपका कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 1। समझ रहे हैं मेरी बात को। और हम बात कर ले फिर आपका F11 और आपका F12 जो है कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं आपको बता दूं कि इतने सारे पेपर का जो है यूनिट 1 जो है, देख लीजिए एक बार ध्यानपूर्वक कि इतने सारे पेपर है। एक मिनट में इधर आ जाता हूं तो आपको दिखेगा यहाँ पर, ये देख सकते हैं F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 और F11, F12। ये सभी चीजों का जो है आपका क्या है कि जो आपका पेपर
जो भी पेपर आप यहाँ देख रहे हैं ना, टोटल आपका 10 पेपर हो चुके हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 10। मैंने 10 पेपर का जो है यूनिट 1 जो है बेहतर तरीके से आपको टॉपिक वाइज करके, पॉइंट वाइज करके जो है मैंने आपको नोट्स प्लस क्लास दिया है और बेहतर तरीके से मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सारे वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको जो है लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ जो भी वीडियो बाकी है आप लोग ज्वाइन करें जाकर वहां से, और सारे वीडियो को जो है बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करें। जी समझ रहे हैं। अभी हम जो है बात करने वाले हैं आपके जो टॉपिक हमारा है यूनिट 1 में पॉइंट 3, जो कि आपका अंतिम पॉइंट है इस यूनिट का। तो इस पॉइंट को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, आप सभी लोग बड़ी बारीकी से समझिएगा क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझ गए। तो इसमें आपको जानना है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, पहला राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के बारे में जानना है। फिर आपको जो है बिहार की रूपरेखा 2008 के बारे में जानना है। इसके आलोक में हिंदी भाषा के उद्देश्य का समझना, मतलब कि जो हमारा एनसीएफ और जो हमारा बीसीएफ, दो हमें जो है कैरिकुलम फ्रेमवर्क दिया गया है। एक जो है हमें भारत सरकार द्वारा दिया गया है एनसीएफ, और ये जो है हमारा बीसीएफ जो कि बिहार सरकार ने इसे खुद बनाया है, वो अपने परिवेश को देखते हुए, समझ रहे। दोनों विषयों में जो है मैं आपको बता दूं किस मुद्दे पर जो है बात किया गया है, उसके महत्वपूर्ण थीम को समझ लीजिए। दोनों चीजें जो है आपस में मिलता जुलता रहता है, समझ गए। हम बात कर रहे हैं एनसीएफ की, सबसे पहले हम एनसीएफ की बात कर ले। तो यहाँ देखिए एनसीएफ जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, एनसीएफ 2005, सबसे पहले समझिएगा। तो अगर ये कोई पूछता है कि कौन निकाला है भाई, तो यह जो है सेंट्रल लेवल की है, मतलब कि ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे जो है लॉन्च किया है सभी राज्यों के लिए, समझ गए। तो यहां पर देख रहे हैं पहला बिंदु जो हमारा है कि एनसीएफ का अगर कोई फुल फॉर्म पूछ ले तो यहां पर क्या बोलिएगा, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसका पहला क्या है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। अगर इसको हिंदी में कोई बोल दे तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। ये क्या हो गया, नेशनल, मतलब कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की फ्रेमवर्क की रूपरेखा 2005, समझ गए। तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। आगे हम यहां पर बात कर ले कि एनसीएफ को 2005 में लागू किया गया। अगर आपसे कोई पूछता है कि एनसीएफ को कब लागू किया गया, तो एनसीएफ को जो है 2005 ईस्वी में लागू किया, समझ गए। दो यहाँ पर कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए कि एनसीएफ क्या है, हमारा जो है सेंट्रल लेवल का जो है कि मतलब फ्रेमवर्क है, जिसमें जो है जो चीजें कही गई है कि बच्चों को जो है मातृभाषा में, समझ गए, बाल केंद्रित तरीके से उनकी मातृभाषा में जो है उनको शिक्षा देना है, ताकि बच्चे जो है अधिक से अधिक चीजों को जो है सीख सके, समझ गए। हम उसके उद्देश्य के ऊपर आएंगे, टेंशन नहीं ले। बस ये दोनों जो फ्रेमवर्क है ना, इसमें मतलब मातृभाषा के ऊपर, बच्चों के बाल केंद्रित के ऊपर जो है ध्यान दिया गया है। बच्चों के मातृभाषा, उसके परिवेश की भाषा को जो है आपको शिक्षण में, प्रक्रिया में जोड़ना है, उसकी मातृभाषा में आपको जो है पढ़ाना है, और बच्चों के जो है मातृभाषा का सम्मान करना है, उसके ऊपर जो है जोर दिया गया है। साथ ही साथ बच्चों के जो है सर्वांगीण विकास के ऊपर भी जोर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका आ गया कि एनसीएफ 2005 क्या होता है। तो यह हमारा जो है एक कैरिकुलम है, फ्रेमवर्क है, जो कि पूरे सेंटर में लागू हुआ है, सेंट्रल लेवल पर लागू है। और इसका जो आपका डिफिनेशन होता है वो क्या होता है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसका फुल फॉर्म। अगर इसको हम हिंदी में बोलेंगे तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, समझ गए। इसको लागू कब किया गया, तो 2005 में जो है आपको लागू किया गया, समझ गए। इससे पहले भी जो है आपका मतलब आपका रूपरेखा तैयार किया गया था, दो, समझ गए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या। एक आपका किया गया था 1968 किया गया था, और एक आपका किया गया था 1986, समझ गए। बहुत सारे हैं, तो एक एक करके हम सारी चीजों को जानेंगे। कठोरी आयोग के बारे में भी है, तो वो सारे पॉइंट जो है आपकी क्लास में आते जाएंगे। अभी हम जो है एनसीएफ के ऊपर बात करेंगे, फिर हम लोग बीसीएफ के ऊपर बात करेंगे, साथ ही साथ इसके जो उद्देश्य है, जो मुख्य उद्देश्य जो है 5 दिए गए हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। जी, तो पहले इसे देख लेते हैं। देखिए, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसको हम लोग बोलते हैं। एनसीएफ को 2005 में लागू किया गया, समझ गए। फिर यहां पर आपका है कि एनसीएफ का निर्माण जो है मानव संसाधन, यहां देखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल तथा प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में किया गया था। ये सबसे महत्वपूर्ण है, यह पूछ लेता है आपसे कि एनसीएफ का निर्माण जो है कब हुआ, 2005 ईस्वी में हुआ। कब किया गया, किसके एवज में किया गया, कौन किया, तो यहाँ देखिए एनसीएफ का निर्माण जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, समझ गए। अभी इसे जो है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, लेकिन ये पहले क्या था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल द्वारा जो है किया गया है। अगर आपसे कोई पूछे
कि एनसीएफ 2005 का निर्माण किसने करवाया है या किसने किया है, तो आप क्या बोलिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। और किसके अध्यक्षता में किया गया था, तो प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में, समझ गए। और इनके अध्यक्ष के टीम में 21 सदस्य थे, 21 मेंबर के द्वारा जो है किया गया था, समझ गए। अगला यहाँ पर आपका जो है कि एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय एकता का विकास करना तथा मातृभाषा को उचित स्थान देना तथा छात्रों के अध्ययन को रुचिमय बनाना तथा छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। समझ गए इसका बात, ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, इसका मुख्य उद्देश्य जो है राष्ट्रीय एकता का विकास करना तथा मातृभाषा का उचित स्थान देना तथा छात्रों में जो है, छात्रों के जो अध्ययन है उसको जो है रुचिमय तरीके से, बेहतर तरीके से। आपको समझ में आ गया होगा कि एनसीएफ का उद्देश्य क्या था, कि बच्चों को जो है मातृभाषा में शिक्षा दे, साथ ही साथ जो है बच्चों के जो है सर्वांगीण विकास का मतलब विकास करे, और जो है उन्हें जो है एक जो है सभ्य और राष्ट्रीय एकता का जो है विकास करना, मतलब उसका उद्देश्य जो था राष्ट्रीय एकता का विकास करना, साथ ही साथ जो है मातृभाषा को उचित स्थान देना और छात्रों के अध्ययन को जो है रुचि में बनाना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना। तो ये जो है आपका टर्म था, कुछ 3-4 बिंदु जो कि मैंने आपको बता दिया, यह आपका जो है बेसिक था। जब हम इसके बाद में इकलौता जो है केवल इसके ऊपर बात करेंगे तो इसमें हम डिटेल से बात करेंगे। अभी जस्ट इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है एनसीएफ के मुख्य उद्देश्य के ऊपर बात करेंगे। फिर हम लोग जो है, हमें जो यहाँ पर बात करना है कि जो हमारा एनसीएफ है, जो हमारा बीसीएफ है, उसमें जो है हिंदी भाषा के उद्देश्य को समझना है, तो उसमें जो है हिंदी भाषा जो है बच्चों को कैसे सिखाना है। तो आप सभी लोगों को मालूम है कि हमने इतना आपको पहले वाली वीडियो में, दूसरे वाली वीडियो में बताया है कि बच्चों को जो है हिंदी भाषा हम तभी सिखा सकते हैं जब जो है हम उसके मातृभाषा को, उस भाषा को सिखाने के क्रम में यूज करेंगे, तो ही बच्चा जो है सीख पाएगा। क्योंकि जब तक हम बच्चों की मातृभाषा को जो है शामिल नहीं करेंगे तब तक जो है वो बच्चा नहीं सीख पाएगा। कारण क्या है कि आप सभी लोगों को मालूम है कि बच्चे जब घर से आते हैं ना सर्वप्रथम विद्यालय में, तो वहां उनका एक मानक विषय होता है हिंदी या अंग्रेजी, लेकिन बच्चे जो होते हैं जो घर से आते हैं ना, वह भोजपुरी बोलते हैं या जो लोकल क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं या अपने मातृभाषा बोलते हैं, जो कि आपका मानक भाषा से अलग होता है, समझ रहे हैं। तो इसलिए जो है जरूरी है कि बच्चों के जो भी हम भाषा शैली का विकास करें ना, उसमें जो है उनके मातृभाषा का स्थान बहुत ही ज्यादा दे, महत्वपूर्ण दे। समझ गए मेरी बात को। अब हम जो है बीसीएफ के कुछ टर्म के बाद जान लेते हैं, फिर हम लोग दोनों के ऊपर जो है पार्टिकुलर जानेंगे एक एक करके सारे बिंदु को, तब जाकर जो है आपका ये वीडियो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, पूरी तरह से आपका यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। आप सभी लोगों से निवेदन है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जी। ओके, तो अब हम चलते हैं। ये नोट कर लिए होंगे आप सभी लोग, कर लिए होंगे नोट। अगर नोट नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को इसके रोक भी सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके जी। अब हम जो है बीसीएफ 2008 के ऊपर बात कर लेते हैं कि बीसीएफ क्या है। तो देखिए, जिस प्रकार हमारा एनसीएफ था ना, उसी प्रकार हमारा बीसीएफ है। लेकिन एनसीएफ क्या था, यह हमारा जो है पूरे राज्यों में लागू है, यह एक ही है, ये पूरे राज्यों में लागू है। लेकिन जो ये हमारा बीसीएफ है ना, यह केवल पार्टिकुलर हमारे राज्य का है, यानी कि यह जो है हमारे राज्य मतलब कि बिहार राज्य का है। समझ गए, यह जो है बिहार का है पार्टिकुलर, यह बिहार को मतलब बिहार ने खुद अपना बनाया है। यह जो है पूरे सेंट्रल लेवल का है, मतलब कि पूरे राज्यों में लागू है, लेकिन यह जो है ना बिहार ने अपना खुद बनाया है। समझ गए। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो जान लीजिए कि बीसीएफ 2008 का जो है फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि आपके सीटेट के एग्जाम में पूछ लेता है कि फुल फॉर्म क्या होता है, या पहले पूछता था, इस बार तो थोड़ा प्रश्न चेंज कर दिया है, लेकिन एनसीएफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सीटेट का कोई भी पुस्तक लीजिए, कोई भी आप प्रैक्टिस सेट लीजिए, आपको उसमें एनसीएफ नजर आएगा ही आएगा। समझ गए। यहां देखिए, बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2008, इसका क्या फुल फॉर्म होता है, बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2008। समझ गए मेरी बात को। अगर हम इसको हिंदी में बात कर ले तो क्या बोलेंगे, बिहार की रूपरेखा 2008। यहां देखिए, बिहार की रूपरेखा 2008, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। फिर हम लोग यहां पर बात कर ले कि कब लागू किया गया, तो बीसीएफ यानी कि बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2008 में जो है लागू किया गया। समझ गए, कब लागू किया गया, 2008 में। इसके नाम से ही पता चल जाता है बीसीएफ कब लागू हुआ, 2008 में। एनसीएफ कब लागू हुआ, 2005 में। समझ गए। यहां पर हम बात कर ले इसका उद्देश्य के ऊपर बात कर ले, क्या इसका महत्व है। तो यहां पर देख सकते हैं कि एनसीएफ 2005 को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने अपनी एक पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार किया, जिसमें इन्होंने मातृभाषा तथा बच्चों के क्षेत्रीय भाषा को महत्व दिया है। क्योंकि आप सभी लोगों को मालूम है कि हर राज्य में क्या होता है कि उनकी अपनी एक भाषा होती है, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है ना जहां पर बहुत सारा भाषा है। समझ गए। जैसे कि हम बात कर ले झारखंड की, तो कुडुक भाषा हो गया,
बहुत सारे वहां पर भी भाषा है। लेकिन बिहार में क्या है, बहुत सारे क्षेत्रीय भाषा है, इसलिए जो है बिहार ने अपना एक खुद जो है फ्रेमवर्क तैयार किया कि हमें जो है किस तरह से किस विषय को कैसे पढ़ाना है, किसी भी विषय वस्तु को कैसे बच्चों के बीच में देना है, या किसी भी विषय को भाषा को सिखाने के लिए हम लोग क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपको सारा डिटेल दिया है। अप्रॉक्स आपके 150 पेज का BCF है। अगर पढ़ना चाहेंगे तो आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको इसका PDF मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। काफी लंबा है, समझ गए। लेकिन हम इसके मुख्य जो टर्म है वो सारी यूज आपको यहां पर बता देंगे ताकि आपको जो है दिक्कत नहीं हो, समझ गए। यहां पर देखिए, तो ये समझ गए कि NCF 2005 को जो है ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने अपनी एक पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार किया, जिसमें इन्होंने जो है मातृभाषा एवं बच्चे के जो है क्षेत्रीय भाषा को महत्व दिया, समझ गए। अब यहां पर इसका उद्देश्य देख लीजिए कि BCF 2008 यहां पर बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि बिहार की रूपरेखा या बिहार की पाठ्यचर्या की रूपरेखा बोल सकते हैं, बिहार की रूपरेखा बोलिए या बिहार की पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 बोलिए, का मुख्य उद्देश्य जो है बच्चों के घर की बोली या उनकी मातृभाषा को अनेक उनके सीखने का समझने मजबूत आधार माना जाना। मतलब कि BCF 2008 का मुख्य उद्देश्य जो है बच्चों के घर की बोली या उनकी मातृभाषा को उनके सीखने का सबसे मजबूत आधार मानना। जैसे कि इसमें भी बोला गया है BCF आपका NCF में भी कि बच्चों को जो है मातृभाषा में शिक्षा दे, साथ ही साथ बाल केंद्रित शिक्षा होना चाहिए, रटंत प्रणाली को मुक्त करना है। ये सारी इसका जो है सिद्धांत है, ये उद्देश्य है। हम बात करेंगे एक एक करके, समझ रहे ना। पाठ्यचर्या को लचीला बनाए, एग्जाम को भी लचीला बनाए, ज्यादा कठोर नहीं ले जाए, समझ गए। जो भी एग्जाम्पल दे, जो भी चीजें पढ़ाए, उनको जो है उनके परिवेश से जुड़कर पढ़ाए। ठीक उसी प्रकार इसमें भी कहा गया है कि BCF 2008 का मुख्य उद्देश्य जो है बच्चों की घर की बोली या उनकी मातृभाषा को जो है उनके सीखने का मुख्य आधार मानकर बताया जाए। बच्चे जब कब सीखेंगे, आप सभी लोगों को मालूम है, जब हम बच्चों के जो है मातृभाषा यानी उसके घर की भाषा यानी उसके क्षेत्रीय भाषा यानी उसके समाज की भाषा में जब हम चीजों को बताएंगे, जब हम चीजों को उनको बताएंगे या पढ़ाएंगे, तब जो है बच्चे आसानी पूर्वक उस चीज को समझेंगे। वही बात जो है आपका NCF और BCF जो है कहता है। जैसे मैं अभी वर्तमान समय का एग्जाम्पल ले लूं, जैसे अभी आपका क्लास चल रहा है, तो अभी हम जो है जो लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं वो सभी लोगों के ग्रामीण क्षेत्रीय लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं पढ़ाने के दौरान। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको जो है वो बातें समझ में आती है। अगर हम आपको यहाँ पर शुद्ध शुद्ध हिंदी बोलना शुरू करें, वो चीजें में पढ़ाना शुरू करें, तो आपको समझ में नहीं आएगा, या कुछ बच्चे को आएगा, कुछ बच्चे को नहीं आएगा। इसीलिए जो है NCF और BCF जो कहता है कि बच्चों को जो भी हम शिक्षा देना उसके हम लोग मातृभाषा में दे या उनके जो है क्षेत्रीय भाषा में पूर्ण देने का मतलब अहम भूमिका निभाए, देने का कार्य करे, साथ ही साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास करे। और बहुत सारे इनके उद्देश्य है, एक एक करके जो है हम लोग बात करेंगे। और हमें बात करना है कि हिंदी भाषा के उद्देश्य को समझाना है। तो देखिए, हिंदी भाषा का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि बच्चों को जो भी हम कोई भी भाषा सिखाए ना, तो उसके जो ग्रामीण परिवेश की भाषा है या जो उनके मदर टंग है, मातृभाषा है, उनको शामिल करके किसी भी विषय वस्तु को जब आप कक्षा कक्षा में पढ़ाएंगे ना, तो बच्चे जो है बेहतर तरीके से समझेंगे। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें आप नोट कर ले। अब हम जो है एक एक करके जो है NCF और BCF के ऊपर बात करेंगे। ओके, अब हम जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ जो है इसके मुख्य जो 5 सिद्धांत दिए गए हैं, जो उद्देश्य दिए गए हैं कि क्या है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है हम लोग राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अंतर्गत जो है जानेंगे कि जो है विषयों के ऊपर या भाषा के ऊपर जो है क्या चीजें कहा गया है। साथ ही साथ जो है NCF 2005 के अंतर्गत हिंदी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि जो हमारा यह फ्रेमवर्क है, जो हमारा कैरिकुलम है, मतलब कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा। जैसे कि हम कोई भी विषय को पढ़ते हैं ना, तो उसके पहले क्या होता है, उसका रूपरेखा तैयार किया जाता है। जैसे कि हमें मालूम है कि 10th में जो है हमें 16 चैप्टर 18 चैप्टर जो है साइंस में पढ़ना है, तो पहले से ही वो तैयार है। ठीक उसी प्रकार जो है हमें भी यही जानना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के रूपरेखा में जो है हमें जो है पूरे शिक्षण के दौरान हमें जानना है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है, किस वे में पढ़ाना है, किस किस एंगल से कौन सी भाषा का प्रयोग करना है, कैसा एग्जाम्पल देना है, वो सारी चीजें जो इसके अंतर्गत है। समझ गए? साथ ही साथ हम जानेंगे कि NCF 2005 के अंतर्गत हिंदी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि बच्चों को आपको जो है हिंदी शिक्षण जो है कैसे देना है, बच्चों को आपको जो है हिंदी कैसे पढ़ाना है। एक एक करके जो हम सारी बातों को समझाएंगे। ध्यानपूर्वक समझिएगा, नोट डाउन भी कीजिएगा जी। और क्लास अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। कम से कम लाइक तो कर ही सकते हैं ना, सब्सक्राइब की बात तो आपके अलग है, अगर मन करे तो कीजिएगा, नहीं मन करे तो नहीं कीजिएगा। लेकिन अगर मेरा ख्याल जहां तक है और जहां तक मेरी सोच है, अगर आपको कहीं से भी बेनिफिट मिलता है तो सपोर्ट करना जरूरी है, सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना मैं आपके लिए सपोर्टिव रहूंगा। ओके जी,
चलिए तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत समझ लेते हैं। तो अभी हमने बताया कि इसके अंतर्गत जो है मुख्य रूप से ये कहा गया है कि बच्चों के जो है मतलब राष्ट्रीय एकता का जो है आधार बनाना है, साथ ही साथ जो है उनके मातृभाषा का स्थान जो है बेहतर देना है, समझ गए, सीखने सिखाने के प्रति में, और उनको जो है सर्वांगीण विकास करना है, रुचिमय पैदा करना है किसी भी विषय वस्तु के दौरान, समझ गए। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अंतर्गत, यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, सारी बातें यहाँ पर लिखा हुआ है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अंतर्गत हिंदी विषय के साथ साथ सभी विषयों पर चर्चा की गई है। क्या है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा अंतर्गत जो है केवल हिंदी विषय के ही नहीं ऊपर, बल्कि आपका गणित, साइंस, विज्ञान सभी चीजों के ऊपर जो है बात किया गया है, क्योंकि हमारा देश जो है क्या है, बहुभाषिकता वाला देश है। हमारा देश क्या है, बहुभाषिकता वाला कह सकते हैं। बहुभाषिकता कहने का मतलब है कि जहां जो है विभिन्न प्रकार की जो है भाषा बोली जाती है, समझ गए, जहां जो है विभिन्न प्रकार की भाषा, बोली, विषय तथा सभ्यता, संस्कृति है। आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारा देश जो है विविधता वाला देश है, और यहाँ पर बहुभाषिकता कहने का मतलब है कि विभिन्न प्रकार की भाषा बोली जाती है, बोली बोली जाती है, विषय होते हैं, सभ्यता, संस्कृति होते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हमारा बिहार है, तो बिहार में जो है लोग भोजपुरी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, समझ गए, ये होता है, हिंदी इंग्लिश सब बोलते हैं। लेकिन अगर हम वही बंगाल में चले जाए तो वहां पर बांग्ला बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, फिर वहां पर थोड़ा और भी अलग भाषा बोलते होंगे, समझ गए ना, मराठी हो गए, गुजराती हो गए। तो सभी क्या है, हमारी विविधता है हमारे देश में, सभी लोग जानते हैं, कुछ ना कुछ सभी लोग लैंग्वेज जानते हैं। लेकिन क्या है कि हमारा देश जो है बहुभाषिकता वाला देश है, जहां पर जो है विभिन्न प्रकार के जो है भाषा, बोली और जो आपका विषय है वो बोले जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। इसलिए एनसीएफ, देखिए, इसलिए एनसीएफ 2005 के अंतर्गत सभी भाषा का मुख्य आधार जो है बच्चों का मातृभाषा को माना गया है। जो हमारा एनसीएफ है वो कहता है कि आप कोई भी विषय को पढ़ाइए, कोई भी भाषा को सिखाइए, कोई भी बोली को सिखाइए, लेकिन बच्चों के जब मातृभाषा को जब तक आप महत्व नहीं देंगे, जब तक आप नहीं समझेंगे, तब तक जो है बच्चा उस चीज को नहीं सीखेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल बता दूं कि अगर कोई बच्चा जो होता है जन्म लेता है, सर्वप्रथम अपने माता पिता के पास रहता है, उन्हीं के जो है भाषा का अनुकरण करता है, उन्हीं के व्यवहार को सीखता है। धीरे धीरे जो होता है वो समाज में आता है, धीरे धीरे जो है वो विद्यालय जाना शुरू करता है। लेकिन जब वो विद्यालय जाना शुरू करता है तो क्या उसके पास हिंदी अंग्रेजी आता है? नहीं आता है ना। वो अपने मातृभाषा का ही लेकर जो है विद्यालय जाता है, और वहां जाने के बाद क्या होता है कि वो किसी भी विषय वस्तु को सीखता है ना, तो अपने मातृभाषा का प्रयोग करके ही सीखता है। इसलिए जो है एनसीएफ कहा गया है, एनसीएफ ने बोला है कि कोई भी जो है भाषा हो उसका मुख्य आधार जो है बच्चों के मातृभाषा को माना गया है, कोई भी विषय हो, क्योंकि जब तक आप बच्चों के भाषा को महत्व नहीं देंगे तब तक बच्चा जो है वो अन्य भाषा को या अन्य विषय वस्तु को या अन्य जो है पाठ्य को नहीं समझेगा। समझ गए मेरी बात को? अगर हम इसी लैंग्वेज को थोड़ा भास्ट में पढ़ाए, इतना एग्जाम्पल दे रहे हैं आप सभी लोगों को, अगर नहीं दे तो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं लेकिन शैली अलग होती है, समझाने की तरीका अलग होता है। जो हमारे समझाने का तरीका है वो पूरा हम लो लेवल से चलते हैं, क्योंकि मुझे जो है पढ़ाना ज्यादा नहीं है, मुझे जितना पढ़ाना है वो आपके यहाँ जाना है, समझ गए? क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं वो आपके यहाँ जा रहा होगा। कुछ चीजें जो है नहीं समझ में आती होगी, क्योंकि 100% जो होता है कभी भी समझ में नहीं आता है, लेकिन प्रयास कीजिएगा ना तो कोई भी कार्य जो है असंभव नहीं है, सारे कार्य जो है संभव है, समझ रहे हैं? लेकिन फिर भी मेरा प्रयास जो होता है 100% रहता है कि मैं जो चीज आपको बताऊं वो आपको समझ में आए, क्योंकि जब तक आपको जो है समझ में नहीं आएगा ना तो मेरे पढ़ाने के ऊपर जो है डाउट हो जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कितना पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ। मेरे अंदर कमी आ जाएगी ना कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए आपकी बातों को भी हम ध्यान रखते हैं, अपनी बातों को भी ध्यान रखते हैं, और विषय वस्तु की बातों को भी ध्यान रखते हैं, और सारी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए आपको शिक्षा दिया जाता है, ताकि आपको समझने में कहीं भी दिक्कत नहीं हो। समझ रहे मेरी बात को? तो ये बातें आपको समझ में आ गया कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के अंतर्गत हिंदी भाषा के साथ साथ सभी विषयों पर चर्चा किया गया है, क्योंकि हमारा देश जो है बहुभाषिकता वाला देश है, जहां विभिन्न प्रकार की भाषा बोली जाती है, विषय होता है, बोली होता है तथा सभ्यता संस्कृति होता है। इसलिए एनसीएफ 2005 के अंतर्गत सभी भाषा का मुख्य आधार जो है वो बच्चों का मातृभाषा रखा गया है। इतने सारा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मुझे लगता है कि वो बातें आपको समझ में आ गया होगा। समझ गए? अब हम जो है बात करने वाले हैं एनसीएफ 2005 के अंतर्गत हिंदी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। अब आपको कोई पूछ ले कि आपको जो है बच्चों को हिंदी सिखाना है तो कैसे सिखाइएगा, किस एंगल से सिखाइएगा? आपको जो है उनको मातृभाषा में सिखाना है, समझिए, क्योंकि हम एनसीएफ पढ़ रहे हैं और एनसीएफ का मुख्य उद्देश्य क्या है कि बच्चों को हम कोई भी शिक्षा देना तो मातृभाषा में दें।
क्योंकि मातृभाषा को बच्चे समझते हैं और उस चीज को समझते हुए बेहतर तरीके से वो किसी भी विषय वस्तु को समझ सकते हैं। समझ गए? यहां पर पहला बिंदु देखिए, बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग से ही भाषा तथा हिंदी पढ़ाएं। पहला क्या है कि बच्चों को जो है मातृभाषा का प्रयोग करते हुए जो है उन्हें हिंदी या कोई भी जो है भाषा को पढ़ाए, क्योंकि बच्चे जो होते हैं सर्वप्रथम मातृभाषा को लेकर ही विद्यालय आते हैं और मातृभाषा का प्रयोग करते हुए आप पढ़ाते हैं तो बच्चे को समझ में आता है। समझ गए? दूसरा यहां पर बिंदु है कि बच्चों के हिंदी भाषा के आधारभूत कौशल को विकसित करें। जो भी हिंदी के आधारभूत कौशल होते हैं, जैसे बच्चा को ध्वनि हो गया, शब्द हो गया, वाक्य हो गया, धीरे धीरे ग्रामर की ओर बढ़ाए, तब जो है बच्चा का क्या होगा, आधारभूत कौशल हो जाएगा। जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उनको सुनने के लिए पहले प्रेरित करे, फिर उनको बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, तब लिखने के लिए करे। समझ गए? अगला यहां पर आपका है कि परिवेश तथा क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग में शिक्षा दे। परिवेश तथा क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग से शिक्षा दे। बच्चों के अगर परिवेश की भाषा, उसके जो क्षेत्रीय भाषा होती है उसका प्रयोग करके आप जब पढ़ाएंगे ना तो बच्चे को समझ में आता है और मजा भी आता है। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका टर्म है कि कहानी, नाटक तथा गतिविधियों को जोड़कर पढ़ाए। अगर आपको हिंदी को पढ़ाना है तो बहुत सारे कहानी के माध्यम से पढ़ाए, कविता के माध्यम से पढ़ाए, गतिविधि को जोड़कर मतलब पढ़ाए, तो बच्चे जो है बेहतर तरीके से समझेंगे, उसको अपने जीवन में उतारेंगे। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका टर्म है कि हिंदी सिखाने के लिए बच्चों के अंदर रुचि पैदा करे। हिंदी पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए या किसी भी विषय की अवधारणा को बताने के लिए आपको जो है बच्चों के अंदर जो है उस चीज के बारे में रुचि को उत्पन्न करना होगा, क्योंकि बच्चा जो है जिस कार्य में रुचि लेता है ना वो कार्य को बेहतर करता है। इसलिए जो है शिक्षक का दायित्व भी है कि बच्चों के अंदर जो है रुचि पैदा करे। समझ गए? अगला यहां पर आपका टर्म है कि विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करे। विभिन्न शिक्षण सहायक सामग्री कहने का मतलब है कि टीएलएम का प्रयोग कर ले, टीचिंग लर्निंग एड का प्रयोग करे। विभिन्न तरह के जो है वस्तुओं कलाएं क्लास में बताने के लिए, क ख के बारे में बताना है, अल्फाबेट के बारे में, वर्ण के बारे में, ध्वनि के बारे में, सभी चीजों के बारे में तो ठोस वस्तु लाकर दिखाए। समझ गए? या वीडियोग्राफी दिखाए, गेम खिलाए, ये सभी होता है टीएलएम के अंतर्गत। यहां पर अगला जो है आपका बच्चों के अनुरूप यानी बाल केंद्रित शिक्षा दे। अगर आपको हिंदी पढ़ाना है तो बच्चों को जो है बाल केंद्रित के माध्यम से पढ़ाए, ताकि बच्चों को जो है मजा आए पढ़ने में और वो सारी चीजों को सीख पाए। तो अब मुझे लगता है कि आपको जो है एनसीएफ के बारे में कहीं पर दिक्कत नहीं होगा और आपके एनसीएफ के अंतर्गत हिंदी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यही सब आपका है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एनसीएफ पाठ्यचर्या जो आपका रूपरेखा 2005 था और आपका इसके अंतर्गत जो है हिंदी शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग इसे नोट कर ले। अब हम जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का जो है 5 मुख्य सिद्धांत के ऊपर बात करेंगे। अगर आपका ये प्रश्न जो है सीटेट में भी आता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 है, इसके अंतर्गत जो है कितने जो है सिद्धांत दिए गए हैं, तो 5 जो है आपका सिद्धांत दिए गए हैं। और यह सिद्धांत जो है आपको डीएलएड के पूरे पेपर में, यानी आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में कार्य आता है। ये प्रश्न याद ही रखिएगा, 5 जो है आप टर्म याद रख लीजिएगा। आपसे कोई भी टीचर पूछ लेगा कि एनसीएफ 2005 का जो है 5 सिद्धांत का नाम बताओ, तो एक एक करके हम समझेंगे। 5 यहाँ पर सिद्धांत है, इसको समझ लीजिए। पहला आपका जो सिद्धांत यह है कि ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, यानी कि जो भी बच्चों को ज्ञान दिया जाता है ना, पहला इसका क्या सिद्धांत दिया गया था कि ज्ञान को जो है स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। आपको जो है बच्चों को केवल वही ज्ञान नहीं देना है जो कि विद्यालय के अंतर्गत ही रह जाए, बल्कि आपको ऐसा ज्ञान देना है जो कि विद्यालय के साथ साथ बालक के बाहरी परिवेश यानी बाहरी वातावरण से भी काम आ सके। वही बात यहाँ पर बोला गया है, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। आपको कोई भी एग्जाम्पल लेना होगा, कोई भी विषय वस्तु को पढ़ा रहे हैं तो आपको जो है बाहरी जीवन का एग्जाम्पल ले, ताकि बच्चे जो है जिस ज्ञान को विद्यालय में सीख रहे हैं उसका उपयोग जो है वो बाहर भी कर सके, जैसे मैं आपको बताने का पूरा प्रयास करता हूं। ओके जी, यहां पर देखिए दूसरा आपका जो सिद्धांत है, परीक्षा को अधिक लचीला बनाना तथा कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। दूसरा क्या है, परीक्षा को जो है अधिक जो है आपको लचीला बनाना है, ज्यादा कठोर नहीं परीक्षा लेना है, क्योंकि बच्चे उससे जो है घबरा जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं या उस विषय से जो है वो नकर मार लेते हैं, नकरा जाते हैं। समझ गए? और आपको जो है कोई भी विषय वस्तु को पढ़ा रहे ना तो ज्यादा से ज्यादा जो है कक्षा कक्ष में आपको गतिविधि का प्रयोग करना है। क्यों भाई? क्योंकि जब आप गतिविधि का प्रयोग करके किसी विषय वस्तु को पढ़ाते हैं ना तो बच्चे जो है जल्दी समझते हैं, साथ ही साथ जो है आपको पढ़ाने का जो इंप्रूवमेंट होता है, साथ ही साथ बच्चे आपसे जो है ज्यादा घुल मिल जाते हैं और उस विषय वस्तु को जो है किसी भी एंगल से आसानी तरीके से समझ लेते हैं जब आप गतिविधि से जोड़कर बताएंगे तो। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका तीसरा जो सिद्धांत है, शिक्षा को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। ये भी जो है इसमें कहा गया है कि शिक्षा को जो है रटंत प्रणाली से मुक्त करना है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, आज से आप लोग 10-15
साल पहले चले जाएंगे तो पहले क्या था, रटंत्र प्रणाली था। लेकिन अब जो है आपको रटंत्र प्रणाली नहीं है, बल्कि आपको गतिविधि कराकर, एक्टिविटी कराकर जो है आपको चीजें को रियल करके बताना है, रियल चीजें कर आपको दिखाना है। समझ गए? वही बात यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों को जो है रटंत्र प्रणाली से जो है मुक्त करना है आपको। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका जो 4 पॉइंट है, यानी 4 नंबर सिद्धांत है, बच्चों में सामाजिक एकता का सिद्धांत मतलब विकास करना। बच्चों में जो है सामाजिक एकता का विकास करना, साथ ही साथ जो है देश के राजनीतिक और जो देश के जो है लोकतांत्रिक है उसके बारे में बताना। समझ गए? क्योंकि बच्चे ही जो है हमारे भविष्य, हमारे देश के भविष्य है। तो ये बात आपको समझ में आ गया कि 4th आपका सिद्धांत, बच्चों में सामाजिक एकता का सिद्धांत करना, मतलब सामाजिक एकता का विकास करना। समझ गए? अगला यहाँ पर लास्ट है जो आपका 5th मतलब सिद्धांत, छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा देना तथा बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। बच्चों को सर्वांगीण विकास करना है और आपको जो है छात्रों को मातृभाषा में आपको शिक्षा देना है। यहाँ पर सर्वांगीण विकास कहने का मतलब है भाषाई विकास हो जाएगा आपका। समझ गए? भाषाई, फिर यहाँ पर जो है शारीरिक हो जाएगा। समझ गए? शारीरिक, फिर यहाँ पर मानसिक हो जाएगा, मानसिक के बाद आपका हो जाएगा संवेगात्मक। समझ गए? संवेगात्मक के बाद चारित्रिक। समझ गए? आपका क्या हो जाएगा? भाषाई, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, चारित्रिक। फिर यहां पर आप नैतिक लिख सकते हैं, नैतिक विकास। ये सभी विकास, मतलब विकास कहने का मतलब है कि जो भी विकास का पहलू होते हैं ना, वह सभी विकास जो है इसमें आ जाएगा सर्वांगीण विकास में। तो ये जो है आपका 5 सिद्धांत है जो आपका एनसीएफ 2005 ने दिया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद रखिएगा एक एक करके। मैं फिर से आपको बता दूं कि ज्ञान को स्कूली शिक्षा, मतलब जो स्कूली शिक्षा है ना, उसको बाहरी जीवन से जोड़ना, ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। दूसरा, परीक्षा को अधिक लचीला बनाना, साथ ही साथ कक्षा कक्ष में गतिविधियों का प्रयोग करना, शिक्षा को रटन प्रणाली से मुक्त करना, बच्चों में सामाजिक एकता का विकास करना, छात्रों को मातृभाषा में शिक्षा देना तथा बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। ये जो है आपका 5 जो है उद्देश्य था किसका? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का, यानी कि आपका एनसीएफ 2005 का ये क्या है? 5 मुख्य सिद्धांत है जो कि आपके सीटेट, बीटेट, आपके यूपी टेट, यानी आपके डीएलएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, सभी चीजों में काम आएगा। ओके, तो ये बातें आपको समझ में आ गया तो लाइक कीजिए आप सभी लोग। ओके, अब हम जो है बीसीएफ के ऊपर बात कर लेते हैं। हमारा एनसीएफ कंप्लीट हो गया, अब हम लोग जो है बीसीएफ के ऊपर बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं एक भी आपका पॉइंट यानी एक भी आपको कंसेप्ट नहीं छोड़ रहा हूं, सभी कंसेप्ट को लेकर चल रहा हूं ताकि आपको दिक्कत भी कहीं भी नहीं आए। जब आप एग्जाम में बैठे ना तो क्वेश्चन आपको हलवा लगे। जो भी मैं यहाँ पर इतना बोलता हूँ ना बकर बकर, ये बेवजह की बातें नहीं बोलता हूँ, ये सारी बातें अगर आप एग्जाम में लिख दीजिएगा ना तो आप टॉप कर जाइएगा, इतना मैं बोलता हूँ। ओके, इसको जो है बीसीएफ 2008 यानी बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 के ऊपर बात करेंगे। ऐसे मैंने टर्म वाइज आपको समझा दिया है, लेकिन अभी हम जो है आपको इसके जो विषय है, उस विषय वस्तु है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। साथ ही साथ जो है जो आपका इसका बीसीएफ 2008 का जो सिद्धांत है उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम लोग जो है हिंदी शिक्षण के इसमें क्या बातें कही गई है उसके ऊपर बात करेंगे। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले जो है बीसीएफ 2008 बिहार पाठ्यचर्या रूपरेखा के ऊपर हम लोग बात कर ले तो मैंने अभी आपको बताया है कि यह जो है बिहार के द्वारा जो है बनाया गया स्पेशल अपना पाठ्यचर्या है, जो कि एनसीएफ से ही मिला जुला कर बना हुआ है। एनसीएफ क्या है वो सभी राज्यों में लागू है, लेकिन बीसीएफ जो है केवल बिहार में राज्य मतलब बिहार राज्य में लागू है, क्योंकि बिहार के जो है बच्चों के परिवेश को, समुदाय के और समाज को देखते हुए जो है बिहार ने अपना खुद का एक पाठ्यचर्या यानी सिलेबस यानी आपका एक रूपरेखा तैयार किया है, ताकि बिहार का जो है विकास हो सके, शिक्षा का विकास हो सके। समझ गए? तो यहां पर देखिए बीसीएफ 2008 का निर्माण बिहार राज्य के द्वारा किया गया है। बीसीएफ 2008 का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया है? बिहार राज्य के द्वारा जो है किया गया है, क्योंकि एनसीएफ आपका जो है वो भारत सरकार के मंत्रालय द्वारा किया गया है। समझ गए? तो यहां देखिए जिसमें राज्य द्वारा, देखिए जिसमें राज्य द्वारा खुद के राज्य के शिक्षा पाठ्यचर्या को अलग और अपने अनुसार चलाने के लिए किया गया शोध है। क्या किया गया है कि जब एनसीएफ लॉन्च हुआ तो उसमें जो है बहुत सारी चीजें जो है बिहार को पसंद नहीं आया, या ये बिहार ने सोचा कि उसमें जो है बहुत सारी चीजें जो है हमारे राज्य को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसीलिए ने जो है बिहार ने खुद का एक अपना एनसीएफ यानी कि एनसीएफ को देखते हुए बीसीएफ बिहार कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2008 का जो है निर्माण किया, जिसके अंतर्गत क्या किया कि खुद के राज्यों के शिक्षा पाठ्यचर्या को अलग और अपने अनुसार चलाने के लिए किया गया शोध है। इनमें इन्होंने
अपने राज्यों की जरूरतों को देखते हुए बदलाव किया। क्या किया कि बीसीएफ जो चीज आया था उसमें क्या किया कि उनको लगा कि हमारे राज्य के जो है बहुत सारी चीजों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, तो इन्होंने जो है क्या किया कि अपना एक खुद का जो है पाठ्यचर्या बनाया और इसके अनुसार जो है चलाने का प्रयास किया, शोध किया। इसमें इन्होंने जो है अपने राज्यों की जरूरतों को देखते हुए बदलाव किया, जैसे कि राज्य के बच्चे, समुदाय, भाषा, बोली और समाज को ध्यान में रखते हुए अलग पाठ्यचर्या बना दिया। समझ गए? कहने का मतलब है कि जो हमारा एनसीएफ आया था ना, तो उसमें जो है बिहार क्या है कि यहाँ पर बहुत तरह के लोग रहते हैं, बहुत तरह के भाषा बोली जाती है, तो बिहार वाले को लगा, बिहार से सरकार को लगा कि जो एनसीएफ आया है उसमें जो है बहुत कुछ जो है हमारे राज्य को शामिल नहीं किया गया है, तो उसी को देखते हुए इन्होंने जो है खुद का जो है शिक्षा पाठ्यचर्या को अलग बनाया, उसके अनुसार चलाने के लिए किया गया शोध है। मतलब कि एक तरह का यह पूरी तरह से पाठ्यचर्या नहीं है, बल्कि उसी पर आधारित जो एक प्रकार का शोध है, जिसमें जो है इन्होंने बहुत सारी चीजों को शामिल किया। इसमें इन्होंने अपने राज्यों की जरूरतों को देखते हुए बदलाव किया तथा राज्य के बच्चे, समुदाय, भाषा, बोली तथा समाज को ध्यान में रखते हुए अलग पाठ्यचर्या बनाया। समझ गए? ये बातें आपको क्लियर हो गया? मैंने आपको बताया भी था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों को जो है मातृभाषा में शिक्षा देना। समझ गए? यहां पर अब हम जो है इसके सिद्धांत के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इसके भी जो है 5 सिद्धांत है जो कि आपका एनसीएफ से मिलता जुलता है। जैसे वहां भी था, रटंत प्रणाली को मुक्त करे, शिक्षा को बाहरी जीवन से जोड़े, सर्वांगीण विकास करे, साथ ही साथ जो है सामाजिक एकता का विकास करे, ये सब चीजें वहां पर था। पाठ्यचर्या को या आपका एग्जाम को जो है अधिक लचीला बनाया जाए, ये सब उसका है। अब इसका देख लेते हैं एक एक कर। तो पहला यही है कि स्कूल से बाहर प्रकृति, वातावरण और समाज जीवन से संबंधित शिक्षा, मतलब कि स्कूली शिक्षा के साथ साथ प्रकृति, सामाजिक और जीवन से संबंधित शिक्षा देना। पहला क्या है? वही है, मिलता जुलता ही है। थोड़ा सा इन्होंने जो है अपने परिवेश को देखते हुए, अपने समाज, अपने बच्चे और अपने बोली को देखते हुए इन्होंने थोड़ा सा बदलाव किया, जिसमें इन्होंने कहा कि स्कूल से बाहर प्रकृति, समाज और जीवन से संबंधित शिक्षा देना जरूरी है। दूसरा इन्होंने कहा कि सीखने की प्रक्रिया में सहायता के लिए कक्षा एवं परीक्षा सुदृढ़ करना, मतलब सही करना, यानी कि लचीला। समझ गए? वही बातें हैं, इन्होंने घुमा दिया है यहाँ पर। केवल सीखने की प्रक्रिया जो है वहां पर बोला गया था कि जो आपका एग्जाम हो वो लचीला हो और कक्षा कक्ष में जो है गतिविधियों के प्रयोग से जो है विषय वस्तु को पढ़ाए। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि सीखने की प्रक्रिया में सहायता के लिए कक्षा एवं परीक्षा को सुदृढ़ करना, यानी कि सही करना, मतलब सही तरीके से लेना। तीसरा यहाँ पर है सर्वांगीण विकास और बच्चों की उनकी व्यक्तिगत क्षमता का एहसास कराने में मदद करना। सर्वांगीण विकास करना और बच्चों में जो है जो उनकी व्यक्तिगत क्षमता है, जैसे कि हर बच्चा में अपनी एक क्षमता होती है, जैसे कि हमारे अंदर क्षमता है कि हम 30 मिनट से आपको बता रहे हैं अप्रोक्स, सब लोग वैसे नहीं कर पाएगा। वही बात यहाँ पर बोला गया है कि सर्वांगीण विकास और बच्चों को उनकी व्यक्तिगत क्षमता का एहसास कराने में मदद करना। यहाँ पर चौथा आपका सिद्धांत कि एक रचनात्मक एवं महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यपुस्तक और शिक्षण अधिगम को नया स्वरूप देना। समझ गए? यह क्या है कि एक रचनात्मक एवं महत्वपूर्ण दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए हम लोग पाठ्यपुस्तक को और शिक्षण अधिगम को नया स्वरूप देना। समझ गए? अगला यहाँ पर आपका टर्म जो है 5 नंबर, बच्चों को एक समझ और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के स्वरूप में विकसित करने के लिए पोषण करना जो सामाजिक सरोकार से जुड़ा हो। समझ गए? वहां भी था कि बच्चों को जो है सामाजिक एकता का विकास करे, और यहाँ भी है कि बच्चों को एक सक्षम और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक के रूप में विकसित करने के लिए पोषण करना जो कि सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ हो, जो कि सामाजिक मुद्दों से, सामाजिक चीजों से जुड़ा हुआ हो। तो आपको जो है ये टर्म समझ में आ गया होगा कि बीसीएफ 2008 बिहार पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2008 क्या है और इसका सिद्धांत क्या है। मैं आपको बता दूं, मैं एक पॉइंट भी जो है आपका नहीं छोड़ रहा हूं, सारी पॉइंट को लेकर चल रहा हूं ताकि आपको दिक्कत कहीं नहीं हो। और मैं आपको बता दूं कि ये सब पॉइंट जो है फिर आपको आएगा। समझ रहे? ये नहीं है कि ये पॉइंट यहाँ खत्म हो गया, अभी आपको दूसरे तीसरे पेपर में पढ़ना ही पढ़ना है। अभी 2-3 बार ये रिपीट हो जाएगा, याद हो जाएगा तब तक। समझ रहे हैं? तो मैंने एक पॉइंट भी आपका नहीं छोड़ा है। तो आपसे निवेदन है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि गला जो है पेन करता है ना, इतना बोलना, इतना समझाना आसान नहीं है। यहाँ पर जो है ना इतना ही है मेरे पास, बाकी कुछ नहीं है। तो प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन है, सपोर्ट कीजिएगा, प्यार कीजिएगा। मैं हमेशा आप सभी लोगों के लिए तत्पर रहूंगा। आपको मैं बता दूं कि हमारे चेस्ट का भी ऑपरेशन हो चुका है, पहले ही 2 साल पहले ही हमारा चेस्ट का ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर मुझे बोलने के लिए मना किया हुआ, लेकिन फिर भी मैं अपोजिट वर्क करता हूं क्योंकि मुझे खुशी मिलती है। क्योंकि इंसान को जो है ना जिस चीज में, जिस कार्य में मन लगता है ना, वही कार्य करना चाहिए। क्योंकि उस कार्य, अगर जो कार्य आपको मन लगता है वो कार्य आप करते हैं ना, जिसमें आपका किक है,
तो आप वहां पर सफलता प्राप्त कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आप जहां हैं वहीं पर ठीक नहीं है, आप जो भी क्षेत्र में हो, कहीं भी हो, आप वहां पर अगर बेस्ट देंगे ना तो बेस्ट पाएंगे। समझ रहे हैं? तो ये चीजें आपको समझ में आ गया। अब हम जो है इसके एक हिंदी के स्वरूप को समझ लेते हैं कि इसमें जो है हिंदी का विकास कैसे करेंगे। एक एक चीज को समझ लेते हैं। लास्ट आपका बिंदु है, इसके बाद ये चैप्टर जो है पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? ऐसे में आपको वो चीजें क्यों बताऊं, वो चीजें आपका वही वाला हो जाएगा जैसे आपका इसके पहले मैंने आपका एनसीएफ में बताया ना, वही चीज आपका हो जाएगा। कि आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बता ही देता हूं। मान ले कि ये आपका बीसीएफ के अंतर्गत जो है वही चीजें यहाँ पर ही है, वो चीजें यहाँ पर है, मैं इसको क्यों लिखूं? फिर आप उसी चीज को लिख लीजिएगा। समझ गए? अटैच कर लीजिएगा। नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास जब लूंगा तो उसमें आपको ये बता दूंगा, क्योंकि अभी जो है मुझे गला पेन कर रहा है और मुझे लगता है कि क्लास यहाँ एंड करना चाहिए, नेटवर्क प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। समझ गए जी? तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि यहीं तक जो है आपका ये कंप्लीट कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो आपका जो है यूनिट 1 जो है पेपर एफिट का वो कंप्लीट होता है। क्यों? क्योंकि अब इसमें जो है हिंदी को कैसे हम पढ़ाएंगे, तो वही बात है, गतिविधि से जोड़कर पढ़ाएंगे, उसके प्राकृतिक जीवन को जोड़कर पढ़ाएंगे। अगर हम बात कर ले तो टीएलएम का प्रयोग करेंगे, बहुत सारी गतिविधि का प्रयोग करेंगे, ड्राइंग का प्रयोग करेंगे, जो कौशल है उसका प्रयोग करेंगे। इस तरह हम लोग प्रयोग करके जो है बच्चों को जो है हिंदी हम लोग सिखा सकते हैं। समझ गए? तो आपको जो है ये बातें समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। तो प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, गाते रहे। टेक केयर। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।